नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जगदीप सिंधु साहब। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। शुक्रिया, नमस्कार। दरअसल मेरे और सर के बीच में कुछ तस्वीरें चल रही हैं। ये तस्वीरें वो हैं जो युवाओं के जीवन बचाने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा में नशा उन्मूलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन हकीकत अपनी अलग जगह है। कई जगह हाई रिस्क जोन में ये नशा की प्रवृत्ति बन चुकी है। भाजपा लगातार इसको लेकर अभियान चलाती है और उस अभियान के बाद कई लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। कार्रवाई थमते ही फिर पुनः गति उसी हिसाब से निर्बाध शुरू हो जाती है। तो क्या माना जाए, सरकार इस बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पा रही है, उस समस्या का समाधान अंतिम पायदान तक नहीं हो पा रहा है। नशा को लेकर जहां चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्योंकि हरियाणा के बगल का राज्य पंजाब पूरी तरह नशे की चपेट में है और नशे की गिरफ्त में है। अब जो हरियाणा की सीमा पर लगने वाले जिले हैं, वहां ये नशा अपने पांव पसार चुका है। ये पांव कैसे काटे जाएं, ये नशा कैसे रोका जाए, क्या है पूरा मामला, हम पूरी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सर, सरकार रोकने का तो प्रयास करती है लेकिन स्थायी समाधान नहीं। देखिए, मिश्रा जी, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां नशे के नाम पे केवल पहले हुक्का जो सामूहिक रूप से इस्तेमाल किया जाता था उसका प्रयोग होता था। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश रहा है जो लगभग नशा मुक्त प्रदेश ही माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति जो किसान की जो संस्कृति है और जो गांव की संस्कृति है, उसमें इस व्यसन को बड़ा बुरा माना जाता था। लेकिन पिछले आधुनिकता के दौर से शुरू हुआ ये एक नया सिलसिला है जो अब हरियाणा में धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है। और जब से 21वीं सदी आई है, तो उसमें नशे का जो विस्तार हुआ है, नशे के अलग अलग प्रकारों का जो विस्तार हुआ, अलग अलग पदार्थों का जो विस्तार हुआ है, उसकी चपेट में अब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, कई प्रदेशों में या हमारे प्रदेश में ऐसे क्षेत्र हैं जो उसकी चपेट में आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका जो बढ़ता एक प्रकोप है, वो हमने उसका बहुत बड़ा उदाहरण पंजाब में देखा है, जिसमें नशे से बचने के लिए युवा अब दूसरी जगह, क्योंकि बेरोजगारी पंजाब में भी उतनी ही थी, और लोग अपने तरीके से पलायन करने लगे, विदेशों में जाने लगे। हालांकि पंजाब का युवा जो है वो थोड़ा ज्यादा हौसले वाला है और नए अवसर तलाशने के लिए वो कहीं भी जाने को तैयार होता है। हाँ, इसी इसी को मानते हुए हरियाणा में भी बहुत से लोगों ने, युवाओं ने इस रास्ते को खोजा। और अगर आप देखेंगे तो हरियाणा का बहुत बड़ा एक तबका है जो युवाओं का है, जो ऐसे साहसी लोग हैं जिन्होंने नए अवसर खोजने के लिए अलग अलग देशों का रुख किया और बहुत अच्छा वहां अपना जीवन यापन करके और अपना कमाने के संसाधन उन्होंने जुटाए हैं। लेकिन जहां तक प्रदेश के स्थानीय लोगों का सवाल है, वो अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं और वो स्थानीय स्तर पे अपना रोजगार चाहते हैं। सरकारें जो हैं वो बदल रही हैं, सरकारें बदलती रही हैं, और जो व्यसन है उस पे सरकार अपनी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश करती रही। लेकिन सरकार की नीतियों में जिस तरह की कुछ खामियां रह जाती हैं, उसका लाभ इस तरह के जो लोग असामाजिक लोग हैं, जो इस तरह के अवैध व्यापार में लिप्त लोग हैं, वो उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और उससे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये निश्चित है कि कोई भी सरकार हो, वो अपने प्रदेश में अपने नागरिकों के लिए
इस प्रकार के व्यसनों पे प्रतिबंध लगाने की, उनकी रोकथाम करने की और उनको समाप्त करने का भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कड़ियां हैं जिनमें कहीं ना कहीं ढील रह जाती है और उस ढील का लाभ ये लोग उठाते हैं। और उसी प्रकार ये हरियाणा प्रदेश में भी अब धीरे धीरे वो उन कुछ जो ढीली कड़ियां हैं उनका लाभ उठाने वाले लोग कुछ ज्यादा मात्रा में हैं। और आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 साल से हरियाणा में है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय में भी एक बड़ा अभियान नशा मुक्ति को लेकर चलाया गया था, नशा उन्मूलन को लेकर चलाया गया था। और उसी की कड़ी में बार बार अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हरियाणा में संसाधन जो पुलिस के हैं शायद उनमें कुछ कमी है या किसी और तरह से सरकार के पास कोई कमियां हैं जिनकी वजह से ऐसे लोग इस स्थिति का लाभ उठाते हैं और उसके प्रकोप में जो प्रदेश का युवा है वो उसमें लिप्त होता जा रहा। और वैसे तो ये हरियाणा में माना जाता था कि जो पंजाब से लगते हुए दो जिले हैं जिसमें सरसा और फतेहाबाद, उनमें या अंबाला या कुरुक्षेत्र के आसपास उन जिलों में थोड़ा बहुत प्रभाव होता था, या दिल्ली से लगते हुए गुड़गांव और फरीदाबाद में इस प्रकार के व्यसनों का, मादक पदार्थों का प्रयोग माना जाता था। लेकिन मध्य हरियाणा में या दक्षिण हरियाणा में मूलतः ये सारा एक इलाका ऐसा क्षेत्र था जहां इस चीज का कोई ज्यादा प्रभाव होता नहीं था। लेकिन पिछले एक दशक में देखा गया है कि ये निरंतर प्रयासों के बावजूद भी नियंत्रित नहीं हो रहा। और अभी जो हाल फिलहाल ये जो घटना है, ये घटना दादरी शहर के नजदीक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, समसपुर गांव, उस गांव की घटना है जहां पर ये लोग धरना पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पिछले 13 दिनों से चल रहा। जब इनसे बातचीत की गई, जब इनसे पता किया गया, जब इनके कारण जाने गए, तब ये सामने आता है कि ये लोग अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आसपास के गांव के लोग भी अपने क्षेत्र में इस नशे की जो बढ़ती समस्या है उससे निपटने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। हालांकि इनसे बात करने के बाद ये भी पता लगा कि ये स्थानीय विधायक के पास भी इन्होंने उस तरह के सूचियां दी, जो नशा के व्यापारी हैं उनको चिन्हित करके उनकी सूची बना के दी गई थी, प्रशासन को भी दी गई थी, पुलिस के द्वारा वो एक्शन भी किया गया। लेकिन फिर भी वो कुछ समय के बाद दोबारा उसी तरह से नशा वहां उपलब्ध होता दिखाई देता है। तो सर अंततः तंग आके इन ग्रामीणों के द्वारा ये एक अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है और इनके बार बार प्रयासों के द्वारा ही जब इनको कोई ठोस समाधान नहीं मिला तो उन्होंने ये अपना रास्ता अपनाया। अब कई तरह के चीजें वहां सामने आती हैं कि कई तरह के नशे हैं जो वहां बिकते हैं और जिसमें सूखा नशा खास तौर पे है। सर एक वैसे बता सवाल ये दूं उठता कि है। सर मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज समझूंगा। अभी आपने नशे का कई तरीके के हैं। सर मैं ये देख रहा हूँ जो युवा शाम को इंजेक्शन के द्वारा नशा लेता है, वो शाम को जब तक उसे इंजेक्शन नहीं मिलता है वो तड़फता सा रहता है, वो बेचैन सा रहता है, वो व्याकुल सा रहता है। जब जी उसे शाम को इंजेक्शन या घर से परिवार से, तो इंजेक्शन पैसे से आता है, वो पैसे के लिए कुछ भी करता है। वो घर से पैसे चुराएगा, घर से पैसे निकालेगा, कुछ भी कर देगा। परिवार भी कमजोर होता है। बीते दिनों एक रिपोर्ट आई है कि अभी हाल ही में 18 से 30 वर्ष की आयु के 1,84,000 युवाओं ने राज्य में नशा मुक्ति केंद्रों में चिकित्सा सहायता ली, यानी इलाज कराया। एक बड़ी जी रिपोर्ट है किसी राज्य के जी लिए, और उस राज्य के लिए जो एक बहुत बड़े जनसंख्या घनत्व का राज्य ना हो। हरियाणा बहुत ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है, 90 विधानसभा सदस्य है। वहां एक विधानसभा सदस्य सुनील सांगवान जी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इन नशे जो नशा के माफिया हैं इनके हम घर तोड़ेंगे, सब कुछ तोड़ेंगे। वो बतौर जेल अधीक्षक भी रह चुके हैं, वो समझते भी हैं कि अपराध कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है।
लेकिन क्या युवा इस सूखे नशे से वहां कहीं न कहीं तो ये सर उपलब्धता रहती होगी, और ये बात स्थानीय लोगों को तो पता होगी। आप तो जानते हैं, पुराने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये सब चीजें बिना स्थानीय प्रशासन के सहयोग के नहीं पनपती। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनका सहयोग प्रशासन को चाहिए, और प्रशासन में मुख्यतः पुलिस प्रशासन को चाहिए। हालांकि अब इनका जो कहना है कि हमने पुलिस प्रशासन को बार बार गुहार लगाई, और जो सूची हम बना के लेके गए उनसे बड़ी सूची पुलिस प्रशासन के पास उपलब्ध थी। और आपको बता दूं कि पिछले वर्ष प्रदेश के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर वो दादरी आए थे, और दादरी को एक जिला, नशा मुक्त जिला के रूप में उन्होंने घोषित किया था। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा यहाँ बार बार अभियान चलाए गए हैं, और उस पिछले वर्ष में ही एक एसटीएफ की टीम, एंटी नारकोटिक टीम बनाई गई थी, जिसमें वहाँ की एसएसपी ने वो टीम बनाई थी। 7 टीमें बनी थी, उसमें 150 से ज्यादा पुलिस के जवान शामिल हुए थे। उन्होंने काफी गांवों में छानबीन पड़ताल की, लेकिन फिर भी आज स्थितियां धरातल पे फिर वैसी ही हो गई हैं। तो इसमें लगता यह है कि इस पे नियंत्रण करने के लिए बहुत कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, और उस कठोर कार्रवाई में पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर निरंतर निगरानी बनाई जाए, और उस प्रकार ऐसी किसी भी घटना या संदेह होने पे उनको डिटेन किया जाए, और ऐसी सजाओं का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि एक डर का माहौल पैदा हो। जो अवैध व्यापार में लिप्त लोग हैं उनका उन्मूलन किया जा सके। ये बहुत ऐसे सामाजिक और जो प्रशासनिक और जो सरकार की नीतियां हैं, ये उनका एक सामंजस्य होने के बाद ही ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है, या जिस प्रकार ये लोग धरना पे बैठे हैं, या जिस प्रकार ये लोग असंतुष्ट हैं, आक्रोशित हैं, तो उसमें लगता है कि सरकार को ही अपने स्तर पे उन सारे पद्धति को, उस प्रणाली को पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है, जहां ये कड़ियां कहीं ढीली रह जाती हैं, जिनकी वजह से ये घटनाएं दोबारा बार बार होती हैं। उसके सर अलावा जो जी, जी मैं सर ये भी जानना चाहूंगा, जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में जाकर कहते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और हरियाणा में ये सवाल बना रहेगा अगर उन पर, कि आखिर कोई दूर के राज्य तो है नहीं, बॉर्डर के राज्य हैं दोनों। और जहां तक मुझे लग भी रहा है, और आपसे इस पर जानना भी चाहूंगा, कि पंजाब से ही नशा ने, खास करके जो पंजाब की सीमा के जिले हैं, वो वहीं से एंट्री की है। मैं मान सकता हूं गुरुग्राम है या फरीदाबाद है, इन जिलों में दिल्ली से सप्लाई हो रही हो, या दिल्ली के जरिए वहां तक नशा पहुंचा हो। लेकिन अगर पंजाब की सीमा के राज्य हैं जो, अब आप कह रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण सब जगह बढ़ रहा है, तो फिर सर रोकने के लिए एक बड़ी भूमिका सरकार को अपनानी पड़ेगी। अगर पंजाब की तरह पूरा हरियाणा का युवा वर्ग अगर चपेट में आ गया, तो बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। देखिए, इसी संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो दिसंबर 2022 की है, और उसमें तत्कालीन पुलिस महानिदेशक जो पीके अग्रवाल थे हरियाणा के, उन्होंने नशा उन्मूलन पे रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि प्रदेश पुलिस ने पूरे वर्ष में 20 टन मादक पदार्थों को जब्त किया है। अब वो 20 टन मादक पदार्थों में आप समझ लीजिए कि सभी तरह के मादक पदार्थ रहे हैं, और उनमें हेरोइन भी थी, उनमें कोकीन, स्मैक, या जो नशीली गोलियां हैं, कैप्सूल हैं, हुक्की, अफीम, अन्य प्रकार के जो भी नशे हैं। और 20 टन तो वो है जो जब्त कर लिया गया, और ये 2022 की बात। अब आप देखिए कि अगर 20 टन जब्त कर लिया गया, तो जो बिक्री हो गया या खपत हो गया वो कितनी मात्रा में होगा, तो वो उसका ही तो पता ही नहीं लगा। उसको उसका तो पता ही नहीं लगा। उस
हाँ, उसी मात्रा को अब वो अगर मान लीजिए ये निरंतर 20 टन 30 टन अगर यहाँ अगर जब्त किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे चैनल हो सकते हैं जहां से इस प्रकार के पदार्थ प्रदेश में आते हैं, और अब उन को ट्रैक करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि एक बड़े अभियान में हरियाणा पुलिस के द्वारा इस नशे के तस्कर को ट्रैक करते हुए उड़ीसा में भी छापा मारा गया था, और उड़ीसा से भी लिंक उसके स्थापित हुए थे। और कोशिश ये की गई थी, पुलिस महानिदेशक थे उस वक्त शायद जाधव साहब, उनके द्वारा जो ये सारे अभियान को लीड किया गया था, तब भी इस प्रकार की बातें सामने आई थी कि पुलिस बहुत सख्ती से ये कार्रवाई कर रही है, और बार बार उसके तरह के अभियान भी बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें सामने धरातल पे आ रही हैं। अब देखिए कि जो पुलिस है, उन्होंने 2022 में जो आंकड़े दिए थे, जिस तरह से अलग अलग जिलों में इन केसों एनडीपीएस एक्ट के तहत जो केसेस हुए, उसमें जो दर्ज किए गए थे, फरीदाबाद में 349 केसेस थे, करनाल में ये एक साल के आंकड़े 273 थे, फतेहाबाद में 240, कुरुक्षेत्र में 220 मामले दर्ज किए गए थे। इसी प्रकार अन्य जो जिले हैं, हिसार और दूसरे अन्य जिले हैं, उनके भी आंकड़े उसमें शामिल थे। तो बहुत बड़े स्तर पे अगर ये ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं, उनको अगर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, तो उनको कहीं ना कहीं कानून के उस शिकंजे में कुछ ऐसी राहत कभी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा आके ये कार्यक्रम, फिर ये अपना व्यापार शुरू करते हैं। कोशिश उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए कि अगर पूरी तरह से इसको उन्मूलन करना है, तो उसकी सख्ती से पालना हो, और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके समाज से दूर रखना पड़ेगा। तब जाके इसके नियंत्रण की कल्पना की जा सकती है कि उन्मूलन उसका हो सकेगा। लेकिन सर, हाँ, ये जरूर है एक और कि इसमें बड़ी बड़ी अहम बात है। जो रिपोर्ट है, जी 3636 मामले दर्ज किए गए एक वर्ष में। जी साल में 365 दिन होते हैं, यानी 10 मामले रोज दर्ज हुए हरियाणा में। ये वो जी मामले हैं जो दर्ज हुए और जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कई मामले ऐसे रहे होंगे निचले स्तर पर, आप जानते हो, लिख दे के छोड़ दिया हो, धमका के छोड़ दिया हो कि आइंदा बेची तो देख लेंगे। पुलिस सब तरीके से रोकने का प्रयास करती है। सर, हरियाणा जी जैसे छोटे राज्य में 10 मामले रोज दर्ज होना एक बड़ी बात नहीं है। ये 2021 का आंकड़ा है, हम्म, अब बड़े ही होंगे, कम नहीं हुए होंगे। जी बिल्कुल है। ये इसीलिए मैंने कहा आपसे कि इसको अगर उन्मूलन करना है, इसका नियंत्रण अपनी जगह है, उन्मूलन अलग है। और जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके बारे में गंभीर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी इसके बारे में गंभीर थे, तो ये सहज ही ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये स्थितियां फिर वापस क्यों हो जाती हैं, इस सारी समस्या का कोई ठोस समाधान क्यों नहीं हो पाता। तात्कालिक समाधान जरूर किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा, लेकिन जब प्रदेश को अगर सुरक्षित रखना है नशे से, तो उसके लिए तो एक बड़े अभियान या बड़े कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसकी वजह से इस नशे के उन्मूलन किया जा सके, और उसके बाद सामाजिक जो इकाइयां हैं या सामाजिक संगठन है, उनको भी इसमें सामूहिक रूप से शामिल किया जाना आवश्यक है। उनका भी दायित्व है कि जो उनके आसपास ऐसी संदिग्ध घटनाएं होती हैं, उनको तुरंत वो प्रशासन को अवगत कराए, और प्रशासन की कार्रवाई भी उसमें तुरंत होनी चाहिए। इसमें कोई भी प्रकार की छूट देना, वो समाज में जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य से एक तरह से खिलवाड़ करने के लिए इस प्रकार की ताकतें काम करती रहती हैं, जो नशे का व्यापार करती हैं। तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि सरकार का अपना एक तरीका और अपनी नीतियां, उनका पुनर्वलोकन इस मामले को किया जाना चाहिए। और जो स्थानीय विधायक है, जैसे आपने नाम लिया, उनके सामने भी गांव वालों ने बताया मुझे कि उनके सामने भी कई बार ये इस समस्या को लेके वो गए, लेकिन उनसे कोई स्थायी समाधान करवाने में वो उतने सफल नहीं हो पाए। तो ये सबको मिलजुल के इस चीज को करना पड़ेगा।
तब जाके ये नशा उन्मूलन की कल्पना को साकार किया जा सकता जब वो सैनी जी हरियाणा में पूरी तरीके से रोकने में नाकाम, कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे मैं इतर नहीं हूं, मैं मानता हूं कार्रवाई हो रही, लेकिन रोकने में नाकाम है, इसका बिल्कुल साफ साफ परिणाम दिख रहा है। फिर पंजाब में जाके क्यों ये ढोल पीट रहे हैं कि हम यहां बंद कर देंगे? है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लक्ष्य है उस पंजाब राज्य को जीतने का, क्योंकि बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी का हौसले बुलंद हैं, और पंजाब एक उनका बहुत प्रतीक्षित लक्ष्य है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। पंजाब में भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि पंजाब में प्रचार किया जाएगा और किसी भी तरह से जो भी बड़े नेता हैं वो जाके प्रचार करेंगे। लेकिन ये पंजाब में जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये उनको देखना है कि वो किस तरह, या पंजाब के अन्य लोगों को या अन्य जो वहाँ स्टेक होल्डर हैं उनको समझना है। बट हाँ, उनका ये एक प्रचार करने का अपना एक अधिकार है, लेकिन उस पे उसी प्रकार की प्रतिक्रिया वहाँ के लोगों के द्वारा हो सकती है, भविष्य में आ जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर प्रदेश में आपके पास इसका उन्मूलन का स्थायी समाधान हो, तभी उस प्रकार के दावे सार्थक लगते। सर, हरियाणा में 32 विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ हैं। जी। विशेषतः अगर मुख्य रूप से माने तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत ये सब स्थित है। हम्म। दक्षिण हरियाणा के कई जिले इसमें सम्मिलित हैं। जी। बेरोजगारी के मामले में अब हरियाणा सबसे अग्रणी बन चुका है, और ऐसे दौर में, ऐसे गंभीर पोजीशन में युवा अगर नशे की गिरफ्त में आ गया और वो पहले से बेरोजगार है, तो फिर परिवार में तो संकट खड़ा होना तय है। फिर तो भविष्य जी तो बिल्कुल। अंधकारमय हो गया। ये मेरा सवाल जी बहुत बिल्कुल। गंभीर है आपसे। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल गंभीर सवाल है, और ये समाज के भविष्य के लिए, युवा के भविष्य के लिए अत्यंत गंभीर बात है कि उसको अगर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम उसे ऐसे व्यसनों से या ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों से, ऐसी असामाजिक गतिविधियों से बचाना भी उतना ही आवश्यक है। हालांकि हरियाणा सरकार के द्वारा समय समय पे मैराथन, साइक्लोथॉन और अन्य प्रकार की एक्टिविटीज या ऐसी क्रीड़ाएं की जाती हैं, ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड में ये नशे का व्यापारी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उसी मैग्नीट्यूड में सरकार का दायित्व भी बनता है कि वो उतने ही सघन तरीके से इसको इसका रोकथाम करें, और इस भविष्य को, जो युवा का भविष्य है, उसको बचाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई में कोई लापरवाही या की गुंजाइश न छोड़े। तभी जाके इस तरह की ये जो समाज की जो विकृति है, इसका उन्मूलन हो सकता है। देखिए, ये उपलब्धता जो आपने गिनवाया, SEZ की बात है या ये प्रगतिवादी हरियाणा होने की बात है, उस दिशा में सरकार के जो अपने कार्यक्रम हैं, उनसे जितना रोजगार अगर पैदा होता है और वो युवा जो जो रोजगार में अगर वो जाता है, तो हो सकता है कि उनके लिए भविष्य की कुछ और आशाएं, संभावनाएं प्रबल बनती हों। लेकिन ऐसी स्थिति में ये दायित्व सरकार का है कि जब उस भविष्य को बचाने के लिए अन्य किसी प्रकार के कार्यक्रम सरकार को जरूर करने चाहिए, जिससे अ, इस तरह के व्यसनों से, इस तरह के असामाजिक विकृति से, त्रुटि से समाज को बचाया जा सके। ये सरकार का दायित्व है। सरकार की नीतियां इस प्रकार की होनी चाहिए, और उस पे मैं फिर कहता हूं कि उस पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सर कई चीज़ें आपने बहुत विस्तृत बताई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को निगाह रखनी पड़ेगी पेन किलर के इंजेक्शन पर। सरकार को निगाह रखने पड़ेगी जो अन्य नशीली दवाई और इंजेक्शन है उन पर। इसमें हीरोइन, गांजा, पारा, कूल लिप, नशीली गोलियां या नशीले कैप्सूल,
ये आ कहां से रही? जब तक उनके आने का संसाधन तय नहीं होगा, तब तक नशा रोकना बहुत मुश्किल काम है। ये एक दिन की कार्रवाई से नहीं रुकेगी कि आपको किसी ने बता दिया, आपने उठा के उसको पकड़ा, जेल भेज दिया। वो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, सामाजिक लोगों को दिखे कि इस नशा बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हुई, जो एक मिसाल कायम हो, कई लोगों तक संदेश जाए, कई लोग समझें, तो लग सकता है कि कुछ ठोस कार्रवाइयां हुई। अगर ये ठोस कार्रवाइयां नहीं होंगी तो ये युवा गिरफ्त में आते चले जाएंगे, और हरियाणा का युवा कब पंजाब के युवाओं की तरह तब्दील हो जाए, वो देर नहीं लगेगी। और इस देर को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और सरकार जिस दिन सख्त निर्देश, गुड गवर्नेंस बना लेगी, उसी दिन ये नशे के कारोबारी खुद भय से भयभीत होकर बंद कर देंगे। सरकार का एक भय होता है, भय जब तक उत्पन्न नहीं होगा, मुझे लगता है कि नशा रुकना बहुत काम। सर, आपने समय दिया इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और दर्शकों से भी हमारी ये राय है, क्या आप वास्तव में नशा हरियाणा में बंद कराना चाहते हैं? हमें लिखिए, सर को बताइए, हम इस पर फिर भी बातचीत करेंगे। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।